जीव विज्ञान से जुड़े जो भी लोग आज का ये गहन विश्लेषण सुन रहे हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति में सर्वाइवल यानी जीवित रहने के एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब तरीके मौजूद हैं। मतलब आमतौर पर जब हम किसी परफेक्ट जीव के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही कि कोई शेर होगा या शार्क, तेज दिमाग, खतरनाक दांत। बिल्कुल, शिकार करने की अद्भुत क्षमता। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि विकासवाद यानी एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मास्टरपीस एक ऐसा जीव हो सकता है जो देखने में एक साधारण से पत्ते जैसा लगता है, जो एक ही रास्ते से खाता है और उसी रास्ते से अपना कचरा बाहर निकालता है, और जिसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। सही कहा। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ ऐसे नोट्स हैं जो एक ऐसे सूक्ष्म परजीवी की कहानी बताते हैं जिसने दूसरे जीवों के शरीर को एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। हम बात कर रहे हैं लिवर फ्लूक की, जिसे विज्ञान की भाषा में फैसियोला हेपेटिका कहा जाता है। फैसियोला हेपेटिका। हाँ, तो इस विश्लेषण का हमारा मिशन बस यही है कि इस जीव के बेहद जटिल जीवन चक्र को डिकोड किया जाए। ये सिर्फ एक परजीवी का अध्ययन नहीं है, यह प्रकृति के सिस्टम को हैक करने की एक मास्टर क्लास है। और ये जीव असल में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि परफेक्शन का असली मतलब क्या है। अगर हम बात करें तो लिवर फ्लूक फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज और ट्रिमेटोडा वर्ग का जीव है। जो लोग जीव विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि चपटे कृमियों की दुनिया कितनी विचित्र हो सकती है। हाँ, चपटे कृमि तो वैसे काफी अजीब होते हैं। बिल्कुल, लेकिन फैसियोला की रणनीति पूरी तरह से एक अलग ही स्तर पर काम करती है। मतलब ये केवल जिंदा नहीं रहता, बल्कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में फलता फूलता है। ये उन सभी धारणाओं को तोड़ देता है जो हम एक जटिल जीव के बारे में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मास्टर हैकर की शारीरिक बनावट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं से इसकी अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत होती है। नोट्स के मुताबिक इसके पाचन तंत्र को ब्लाइंड सैक एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ब्लाइंड सैक। हाँ, मतलब इसमें ओरल चैम्बर है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है और इंटेस्टाइन भी है, लेकिन इसमें एनस यानी गुदा नहीं है। सही कहा। मतलब अगर हम इसे एक घर की तरह सोचें तो ये एक ऐसे घर जैसा है जिसमें अंदर आने के लिए एक शानदार मुख्य दरवाजा तो है, लेकिन कचरा बाहर निकालने के लिए कोई पिछला दरवाजा ही नहीं है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। जो कुछ भी अपशिष्ट या कचरा होता है उसे उसी रास्ते से वापस उल्टी करके निकालना पड़ता है जहां से खाना अंदर गया था। ये सुनने में बहुत ही अजीब और थोड़ा अविकसित लगता है। क्या शरीर के अंदर रहने की वजह से ऐसा है? देखिए, बाहर से देखने पर ये एक बहुत बड़ी खामी लग सकती है, लेकिन इसके रहने की जगह को समझना बहुत जरूरी है। लिवर फ्लूक अपने मेजबान, मुख्य रूप से एक भेड़ के लिवर की पित्त नलिकाओं में रहता है, बाइल डक्ट्स में। अच्छा, बाइल डक्ट्स में। हाँ, अब पित्त नलिका कोई आराम की जगह नहीं है। पित्त या बाइल एक ऐसा रसायन है जो वसा को तोड़ने और पचाने का काम करता है। ये एक तरह का बहुत ही एसिडिक साबुन जैसा वातावरण है जो किसी भी आम जीव को गला कर रखते हैं। बाप रे। वहां लिवर फ्लूक को ऐसा भोजन मिलता है जो पहले से ही पच चुका है। उसे उस भोजन को पचाने के लिए किसी लंबी और जटिल आंत या कचरा निकालने के लिए एक अलग निकास द्वार की जरूरत ही नहीं है। इवोल्यूशन का सीधा सा फंडा है, जिस अंग की जरूरत नहीं है उस पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। ऊर्जा बचाना ही सबसे बड़ा खेल है, और शायद उस खतरनाक पित्त के बहाव में खुद को बचाए रखने के लिए ही इसके शरीर पर कुछ विशेष उपकरण होते हैं। नोट्स बताते हैं कि इसके शरीर पर एक बहुत ही मोटी क्यूटिकल की परत होती है। हाँ, क्यूटिकल, ये बहुत जरूरी है, जो इसे पित्त के रसायनों से गलने से बचाती है। और सबसे दिलचस्प बात, इसके पास सकर्स होते हैं, मुंह के पास ओरल सकर्स और पेट की तरफ वेंट्रल सकर्स, जिन्हें एसिटाब्यूलम भी कहते हैं। बिल्कुल। ये असल में भारी भरकम वैक्यूम पैड्स की तरह काम करते हैं, जो इसे नलिका की दीवारों से चिपकाए रखते हैं ताकि ये पित्त की लहरों में बह न जाए। और सिर्फ पित्त का बहाव ही एकमात्र चुनौती नहीं है। उस गहराई में भेड़ के लिवर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर लगभग 0 होता है। अगर ये जीव हमारी तरह ऑक्सीजन पर निर्भर होता तो वहां कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता। यही बात मुझे इसके श्वसन तंत्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये अवायवीय श्वसन करता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, एनारोबिक।
मतलब ये बिना ऑक्सीजन के ही अपने भोजन को तोड़कर ऊर्जा निकाल लेता है। लेकिन एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा, इसका उत्सर्जन तंत्र। ये फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया के माध्यम से उत्सर्जन करता है। ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड निकालता है, जिसके कारण इसे अमोनोटेलिक कहा जाता है। लेकिन इन कोशिकाओं को ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है? क्या ये सच में आग उगलती हैं? नहीं, ये आग नहीं उगलती। ये नाम असल में इसके माइक्रोस्कोपिक दृश्य के कारण पड़ा है। मतलब जब आप एक जिंदा फ्लेम सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसके अंदर सिलिया का एक गुच्छा होता है जो लगातार हिलता रहता है। अच्छा। वो हिलता हुआ गुच्छा बिल्कुल एक मोमबत्ती की फड़फड़ाती हुई लौ जैसा दिखता है। ये फड़फड़ाहट असल में एक पंप की तरह काम करती है जो शरीर के अंदर से विषैले अमोनिया और दूसरे कचरे को धकेलकर बाहर निकालती है। ये एक बहुत ही प्राचीन लेकिन इस परजीवी के लिए एकदम परफेक्ट मैकेनिज्म है। एक ऐसा जीव जो तेजाब जैसे पित्त में तैरता है, बिना ऑक्सीजन के सांस लेता है, जिसके पास कचरा निकालने का कोई अलग रास्ता नहीं है और जिसके अंदर मोमबत्ती की लौ जैसी कोशिकाएं धड़कती हैं। सुनने में किसी एलियन जैसा लगता है ना? बिल्कुल। अब तक तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है, लेकिन असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। इतनी सुरक्षित व्यवस्था होने के बावजूद इसके जीवन चक्र को डाइजेनेटिक कहा जाता है। हाँ, डाइजेनेटिक। जिसका अर्थ है कि इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अलग-अलग मेजबानों की आवश्यकता होती है। पहला मेजबान एक स्तनधारी है, जैसे कि भेड़, और दूसरा मेजबान है एक घोंघा या पायला, मतलब मोलस्का। सही है। मैं यहाँ इवोल्यूशन के डिजाइन पर थोड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ। विकासवाद का मतलब तो यह है कि जीवन को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जाए। एक भेड़ के सुरक्षित लिवर को छोड़कर एक ऐसे जीवन चक्र पर निर्भर होना जहां एक लार्वा को बाहर निकलकर एक विशिष्ट प्रकार के घोंघे को खोजना, समझ रहा हूँ आपकी बात। क्या ये एक बहुत बड़ा और बेवकूफ़ी भरा जोखिम नहीं है? अगर आसपास के इलाके में कोई घोंघा ही न हो तो क्या इस परजीवी का पूरा खानदान एक ही बार में खत्म नहीं हो जाएगा? इतनी अलग प्रजातियों पर निर्भरता क्यों? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। सतह से देखने पर 2 पूरी तरह से अलग प्रजातियों पर निर्भरता एक बहुत बड़ी डिजाइन खामी लगती है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के गणित को समझें तो यह असल में सर्वाइवल की एक शानदार रणनीति है। वह कैसे? इसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में देखना चाहिए। जब वयस्क लिवर फ्लूक भेड़ के अंदर अंडे देता है तो वे अंडे मल के साथ बाहर घास पर आ जाते हैं। अब अगर वे अंडे सीधे किसी दूसरी भेड़ के इंतजार में बैठे रहें तो उनके सूख कर नष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो घोंघे का रोल क्या है? घोंघे का उपयोग एक होस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल क्लोनिंग फैक्ट्री के रूप में किया जाता है। एक अकेला लार्वा घोंघे के अंदर घुसता है और वहां वह अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता है। एवोल्यूशन ने यह हिसाब लगाया है कि हाँ, घोंघा ढूंढना मुश्किल है, ये एक लॉटरी जीतने जैसा है। लेकिन अगर एक भी लार्वा घोंघे तक पहुंच गया तो वह वहां से हजारों की संख्या में नए लार्वा पैदा करेगा। ये जोखिम को थोक में सफलता में बदलने का एक तरीका है। अरे वाह, अब बात समझ में आ रही। ये क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी का खेल है और इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए लार्वा को जिस लंबे सफर से गुजरना पड़ता है वो इन नोट्स का सबसे रोमांचक हिस्सा है। कहानी शुरू होती है भेड़ के शरीर में जाइगोट बनने से। बिल्कुल। फिर अंडा बाहर आता है और इस अंडे से जो पहली चीज बाहर निकलती है उसे मिरासिडियम लार्वा कहते हैं। ये वही स्टेज है जो घोंघे की तलाश में निकलती है। घोंघे के अंदर जाने के बाद ये कई रूप बदलता है, स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया और फिर सर्केरिया। हाँ, ये एक पूरा सीक्वेंस है। इसके बाद ये सर्केरिया लार्वा घोंघे से बाहर आता है और घास या पत्तियों पर बैठकर खुद को एक सख्त खोल में बंद कर लेता है, जिसे मेटासर्केरिया कहते हैं। यही वो आखिरी स्टेज है जो उस घास को खाने वाली नई भेड़ को संक्रमित करती है। बिल्कुल सही। अब इस पूरी भूल भुलैया को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। मिस R.C. मल्होत्रा। M से मिरासिडियम, S से स्पोरोसिस्ट, R से रेडिया, C से सर्केरिया और M से मेटासर्केरिया। मतलब यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। एक खूंखार परजीवी के लार्वा स्टेजेस का नाम किसी आम इंसान या पड़ोसी के नाम जैसा लग रहा है। हाँ, इस तरह की ट्रिक्स विज्ञान के जटिल नामों को याद रखने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन इन नामों के पीछे जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं वे किसी जादू से कम नहीं हैं।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये अलग-अलग लार्वा व्यवहार कैसे करते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ इन नामों को रटना नहीं चाहती, मैं समझना चाहती हूँ कि असल में हो क्या रहा है। जैसे मिरासिडियम, क्या वो सिर्फ तैरता हुआ एक सूक्ष्म कण है? कण नहीं, मिरासिडियम को एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह सोचिए। मिसाइल? हाँ, इसके शरीर पर सिलिया यानी छोटे-छोटे बाल होते हैं जो इसे पानी में बहुत तेजी से तैरने में मदद करते हैं। इसके पास कुछ खास रसायन होते हैं जो घोंगे से निकलने वाले म्यूकस की गंध को मीलों दूर से पहचान लेता है। इसका एक ही लक्ष्य है, घोंगे को ढूंढना और उसके अंदर घुसना। और अंदर जाके क्या होता है? जैसे ही ये घोंगे के अंदर पहुंचता है, ये अपने तैरने वाले बाल गिरा देता है और पूरी तरह से बदल जाता है। यह स्पोरोसिस्ट बन जाता है। स्पोरोसिस्ट यानी एक तरह का थैला? बिल्कुल, एक ऐसा थैला जो अब एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है। स्पोरोसिस्ट के अंदर अगली स्टेज बननी शुरू होती है जिसे रेडिया कहते हैं। और रेडिया कोई शांत लार्वा नहीं है। अच्छा। इसके पास एक छोटा सा मुंह होता है और ये घोंगे के अंदरूनी ऊतकों को खाना शुरू कर देता है ताकि और ऊर्जा मिल सके। और फिर ये रेडिया अपने अंदर सरकेरिया को जन्म देता है। सरकेरिया वही है ना जिसकी पूंछ होती है? हाँ, सरकेरिया के पास एक लंबी पूंछ होती है। यह वो स्टेज है जहां घोंगे की फैक्ट्री का काम खत्म होता है। अनगिनत सरकेरिया एक साथ घोंगे के शरीर से बाहर पानी में छलांग लगा देते हैं। बाप रे! ये तो एक तरह से घोंगे के शरीर से होने वाला एक बहुत बड़ा पलायन या एक्सोडस है। और फिर ये पूंछ वाला सरकेरिया घास के एक तिनके पर पहुंचता है, अपनी पूंछ गिरा देता है और मेटा सरकेरिया में बदल जाता है। एकदम सही। ये मिस आरसी मल्होत्रा का सफर कितना विरोधाभासी है। पहली स्टेज मिरासिडियम एक आक्रामक शिकारी है जो घोंगे को पागलों की तरह खोज रहा है। और आखिरी स्टेज मेटा सरकेरिया एक स्नाइपर की तरह है। हाँ, वो बस इंतजार करता है। बिल्कुल, वो कुछ नहीं करता। वो घास पर एक जगह जम जाता है, अपने ऊपर एक ऐसा सख्त कवच बना लेता है जिसे धूप या सूखापन भी आसानी से नहीं तोड़ सकता, और बस इंतजार करता है महीनों तक। उसे पता है कि एक न एक दिन कोई भेड़ उस घास को चबाने जरूर आएगी। एक ही जीव के अलग-अलग रूप और उनके बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर। यही वो अनुकूलन या अडेप्टेशन है जो इसे इतना सफल बनाता है। हर लार्वा स्टेज अपने आप में एक अलग जीव की तरह व्यवहार करती है, जिसकी अपनी एक खास मिशन प्रोग्रामिंग होती है। अब इन सब बाधाओं को पार करने और मिस मल्होत्रा के 5 खतरनाक चरणों से गुजरकर भेड़ के लिवर तक वापस पहुंचने के बाद इसके सामने आखिरी चुनौती आती है, अपनी संख्या को बढ़ाना। और यहाँ इसका प्रजनन तंत्र सामने आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट्स बताते हैं कि फैसियोला एक हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी जीव है। इसका मतलब है कि नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। हाँ, दोनों एक ही में। और इसमें केवल कुछ बेसिक अंग ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है। नर जनन तंत्र के लिए टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल और पेनिस जैसी संरचनाएं हैं। वहीं मादा जनन तंत्र के लिए ओवरी, यूट्रस और वाइटलाइन ग्लैंड जैसी कई ग्रंथियां भी मौजूद हैं जो अंडे को पोषण देने और सुरक्षित रखने का काम करती हैं। मतलब ये एक चलता फिरता पूरी तरह से आत्मनिर्भर मैटरनिटी वार्ड है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। नोट्स में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। जब इस परजीवी के पास नर और मादा दोनों अंग पूरी तरह से विकसित और चालू हालत में मौजूद हैं, तो इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके आसानी से अपना काम चला सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी के पास एक शानदार कार है, उस कार के अंदर अपना खुद का एक अनलिमिटेड पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कार रोककर अपने पड़ोसी की कार से पेट्रोल मांगना पसंद करता है। इतनी मेहनत और दूसरे पर निर्भरता क्यों? कार और पेट्रोल पंप वाली ये एनालॉजी इस स्थिति को समझने के लिए बहुत सटीक है। लेकिन जीव विज्ञान में सफलता का मतलब केवल काम चलाना नहीं होता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होता है। अच्छा, अगर कोई लिवर फ्लूक सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसकी जितनी भी संतानें पैदा होंगी वे सब आनुवांशिक रूप से बिल्कुल उसी की क्लोन होंगी। उनका डीएनए 100% एक जैसा होगा। 1 मिनट रुकिए, मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ। अगर वे सब क्लोन होंगे तो उनका आनुवांशिक ढांचा एक ही होगा, और चूंकि वे भेड़ के शरीर में रह रहे हैं तो भेड़ का रोग प्रतिरोधक तंत्र लगातार उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होगा।
अगर भेड़ के इम्यून सिस्टम ने उस एक डीएनए वाले फ्लूक को मारने का हथियार या एंटीबॉडी बना लिया, तो पूरी की पूरी आबादी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए वे क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रास्ता चुनते हैं। जब दो अलग अलग लिवर फ्लूक जो एक ही पित्तनलिका में रह रहे होते हैं अपने जीन्स का आदान प्रदान करते हैं, तो नई पीढ़ी में आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। मतलब वो एक कदम हम आगे रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एवोल्यूशन में रेड क्वीन हाइपोथेसिस का एक शानदार उदाहरण है, जहां एक जीव को अपनी जगह पर बने रहने के लिए ही लगातार दौड़ना या बदलना पड़ता है। भेड़ का इम्यून सिस्टम लगातार नए हथियार बना रहा है, इसलिए लिवर फ्लूक को भी लगातार अपने डीएनए में बदलाव करने पड़ते हैं ताकि कुछ लार्वा इम्यून सिस्टम से बच सकें। कमाल है। इसके अलावा नए जीन कॉम्बिनेशन वाला लार्वा शायद घोंगे के अंदर ज्यादा तेजी से फैल सके या सूखे मौसम में घास पर ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। इसलिए अपना पेट्रोल पंप होने के बावजूद वे जेनेटिक विविधता का पेट्रोल अपने पड़ोसी से लेना ही बेहतर समझते हैं। ये उनके लंबे समय तक सर्वाइवल की गारंटी है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। मतलब प्रकृति ने इन्हें सिर्फ एक होस्ट के अंदर छिपकर रहना नहीं सिखाया है, बल्कि एक पूरी आर्म्स रेस या हथियारों की होड़ में लड़ना और जीतना सिखाया है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी यात्रा पर नजर डालें तो हमने एक ऐसे जीव की कहानी को डिकोड किया है जो देखने में किसी टूटे फूटे अधूरे प्रयोग जैसा लगता है। एक ऐसा शरीर जिसमें कचरा निकालने के लिए पिछला दरवाजा नहीं है, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। लेकिन जब हम इसके काम करने के तरीके को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि इसकी हर एक कमी असल में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी हथियार है। हाँ, और इस विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि जीव विज्ञान में परफेक्शन का मतलब किसी भी तरह से इंसान जैसा या बहुत जटिल होना नहीं है। परफेक्शन का असली पैमाना यह है कि एक जीव अपने वातावरण की चुनौतियों का कितना सटीक जवाब देता है। सही बात है। अवायवीय श्वसन से लेकर मिस आरसी मल्होत्रा के 5 लार्वा चरणों के माध्यम से घोंगे को एक बायोलॉजिकल प्रिंटर की तरह इस्तेमाल करने तक और अंत में क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जरिए अपने दुश्मनों को चकमा देने तक, फेजियोला हेपेटिका एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसका साम्राज्य दुनिया भर की भेड़ों के लिवर और घास के मैदानों में बिना किसी शोर शराबे के चल रहा है। और इसी के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। हम इंसान अक्सर ये मानते हैं कि हम पृथ्वी के सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी हैं। हम इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं, हम सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि एक साधारण सा दिखने वाला 1 मिलीमीटर से भी छोटा ये लिवर फ्लूक, जिसके पास ना तो कोई विकसित दिमाग है ना कोई तकनीक, जीवित रहने, छिपने, एक जीव से दूसरे जीव तक यात्रा करने और अपने दुश्मनों को मात देने के लिए इतनी अचूक और बहुचरणीय प्रणाली विकसित कर सकता है, तो हमारे आसपास और संभवतः हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद न जाने कितने सूक्ष्म जीव इसी तरह के मास्टरमाइंड गेम खेल रहे होंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। जीवन के इस पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया है। सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की किताबों से बाहर निकलकर हमारी अपनी हस्ती पर सवाल उठाता है। श्रोताओं, इस विचार पे मनन जरूर कीजिएगा।